हेलो गाइस, मेरा नाम है जय। वेलकम टू आई एग्री। आज हम बात कर रहे हैं हमारी पिछली वीडियो का बचा हुआ टॉपिक इरिगेशन की। इरिगेशन के अंदर हम बात करेंगे सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट, जिसे मृदा नमी स्थिरांक, और सॉइल वाटर अवेलेबिलिटी की बात करेंगे, जल उपलब्धता के सिद्धांत के बारे में। तो चलिए, सॉइल मॉइस्चर कांस्टेंट क्या होता है? मॉइस्चर प्रेजेंट इन सॉइल अंडर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स, इट इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर। ऐसे कह सकते हैं कि मृदा में नमी जो है वो विभिन्न स्तरों पर पाई जाती है। जैसे ऐसे कह सकते हैं, किसी भी मृदा में ऐसे नहीं कह सकते कि नमी फिक्स है, ठीक है, कि 100% नमी फिक्स ही होगी या 70% नमी फिक्स ही होगी, ऐसे नहीं कह सकते। अब उसके अलग अलग विभिन्न स्तर पाए जाते हैं, स्टैंडर्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, नमी के, जिसे हम मृदा नमी स्थिरांक कहते हैं। ये हमारे लिए जानना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए महत्व बढ़ते हैं। हेल्प इन इरिगेशन शेड्यूलिंग, सिंचाई समय निर्धारण। आपको पता लग जाएगा कि नमी कम हुई है तो अब सिंचाई करने की आवश्यकता है, फिर आप नमी उसमें सिंचाई कर दोगे। इंडिकेट्स वाटर अवेलेबिलिटी टू प्लांट, पौधों को जल उपलब्धता की आवश्यकता है या नहीं। नमी कम है तो मतलब जल की आवश्यकता है, तो फिर हम इरिगेशन कर देंगे। यूजफुल इन सोइल वाटर मैनेजमेंट, मृदा जल प्रबंधन। अगर आपको पता है कि जल नमी कम हो चुकी है या नमी बहुत ज्यादा हो चुकी है, फिर मृदा का कुछ ना कुछ प्रबंधन करना पड़ेगा। बिल्कुल ज्यादा नमी होने पर भी प्रबंधन करना पड़ता है, ड्रेनेज वगैरह, ठीक है। तो आप ये चीजें देखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि सॉइल मॉइस्चर कॉन्सेंट कितना है, उसके अंदर जो नमी का जो स्थिरांक है वो क्या है। इसलिए आपको उसका अनुमान होना बहुत जरूरी है। अनुमान नहीं, आपको ज्ञान होना ही बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। संतृप्त नमी, पहले आप ये देख लीजिए कि संतृप्त मृदा मतलब सेचुरेटेड सॉइल होता क्या है, ठीक है। सेचुरेटेड सॉइल, सेचुरेटेड सॉइल ऐसे कह सकते हैं, ऐसी सॉइल जिसके अंदर मैक्रोपोर, मैक्रो और माइक्रो दोनों पोर वाटर से भरे हुए होते हैं, जल से भरे हुए होते हैं, इसे बोलते हैं मैक्रोपोर और माइक्रोपोर, ठीक है जी। अब ये कैसे होता है, आप पहले फ्लो के बारे में समझो। फ्लो, हम तीन तरह के फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है सैचुरेटेड फ्लो, सैचुरेटेड फ्लो। एक होता है अनसैचुरेटेड फ्लो। एक होता है वेपर फ्लो। सैचुरेटेड फ्लो में ऐसे बात करें, संतृप्त फ्लो क्या होता है कि जैसे मान लो अभी अभी वर्षा हुई है, तो अभी अभी वर्षा हुई है या आपने इरिगेशन कर दी। अभी वर्षा हुई है, आपने इरिगेशन की। इरिगेशन की तो जो जल है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, गुरुत्वीय बल के द्वारा नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर बल कौन सा लगता है? ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, ठीक है, नीचे जाएगा। और इस कंडीशन में क्या होगा, मैक्रो और माइक्रो दोनों ओर फिल हो जाएंगे। इस तरह से ये फ्लो जिस मृदा में चल रहा होता है उसे हम सैचुरेटेड सॉइल बोलते हैं। इसी तरीके से आपको, इसलिए मैं ये आपको फ्लो बता रहा हूँ कि इसीलिए हम सैचुरेटेड सॉइल यहाँ बोलेंगे। इसके अंदर कह सकते हैं कौन कौन से फ्लो, मैक्रो और माइक्रो दोनों ओर फिल होते हैं। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड फ्लो की। अनसैचुरेटेड फ्लो में कौन सा होता है? मैट्रिक पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल, मैट्रिक पोटेंशियल लगता है। बल कौन सा लगता है? मैट्रिक पोटेंशियल। इसमें आपको देखने को मिलेगा कि माइक्रोपोर्स जो है, माइक्रोपोर्स फिल होते हैं वाटर से, माइक्रोपोर्स फिल होंगे वाटर से। और मैक्रोपोर क्या होंगे? खाली होंगे। बड़े जो पोर होते हैं वो खाली होंगे। और इसके अंदर वेपर फ्लो में आपको वेपर प्रेशर देखने को मिलता है, वेपर प्रेशर बल देखने को मिलता है। इसके अंदर सारे के सारे पोल आपके कैसे होंगे? ऑल एम्प्टी, सारे के सारे खाली होंगे। ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। और इसके अंदर वाटर का जो फ्लो है वो किस फॉर्म में होगा? इसके अंदर होगा लिक्विड फॉर्म में, इसके अंदर भी लिक्विड फॉर्म में, और इसके अंदर वेपर फॉर्म में वाटर का फ्लो, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल हो गया, फोर्स हो गए, बल हो गया, फोर्स हो गया, और फॉर्म होगी, ठीक है। और इसकी दिशा क्या रहेगी? डायरेक्शन, फ्लो की डायरेक्शन क्या रहेगी? इसके अंदर तो रहेगी डाउनवर्ड, ग्रेविटी नीचे की तरफ लेके जाती है ना, तो इसकी डायरेक्शन रहेगी डाउनवर्ड। और अनसैचुरेटेड फ्लो की डायरेक्शन रहेगी लेटरल, लेटरल, लेटरल मतलब इस तरीके से, ये होता है लेटरल, ठीक है। और वेपर फ्लो की और डायरेक्शन, क्योंकि वेपर है हर डायरेक्शन में जाएगी, तो और डायरेक्शन ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। स्पीड की बात करें तो इसके अंदर होगी फास्ट स्पीड, मतलब वाटर की मूवमेंट जो है, वाटर का फ्लो है वो फास्ट रहेगा। और इसके अंदर लो स्पीड रहेगी अनसैचुरेटेड फ्लो में। और वेपर में
नॉट फिक्स्ड, फिक्स नहीं होगी, ठीक है, नॉट फिक्स्ड ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड फिक्स नहीं होगी, और अमाउंट की बात करें तो अमाउंट भी इसके अंदर नॉट फिक्स्ड होगी, अमाउंट भी नॉट फिक्स्ड होगी वेटर फ्लो के इस वेपर फ्लो के अंदर, और इसके अंदर अमाउंट लेस होगी, कम होगी, और इसके अंदर अमाउंट लार्ज होगी, ऐसे कह सकते हैं अनसेचुरेटेड के अंदर। तो ये बस थोड़ा सा फ्लो के बारे में आपको बताया, मेरे को लगा बताना जरूरी है तो मैंने बता दिया। अब चलते हैं, हम बात करते हैं स्थिरांक की, नमी मॉइस्चर कांस्टेंट की, मॉइस्चर की कांस्टेंट की। तो क्या होता है मॉइस्चर कांस्टेंट? सैचुरेशन कैपेसिटी, मतलब जिसके अंदर मैक्रोपोर और माइक्रोपोर दोनों के दोनों क्या होते हैं? फिल होते हैं। मैक्रो प्लस माइक्रो दोनों के दोनों क्या होंगे? फिल हो जाएंगे, जल से पानी से भर जाएंगे, तो वो आपको सैचुरेटेड सॉइल दिखाएगा। अगर छोटा सी बात आपको मैं बता दूं, एक चार्ट समझिए, जो स्थिरांक है वो ऐसे है कि अगर किसी सोइल में 100% मॉइस्चर है, उसका मतलब उसके अंदर वाटर पोटेंशियल कितना है? जीरो, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल, मतलब 100% मॉइस्चर, सॉरी पता नहीं लिख देता हूं, 100% मॉइस्चर इज इक्वल टू जीरो वाटर पोटेंशियल, ठीक है जी। और वाटर पोटेंशियल, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल यही होता है। मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल अगर आपसे पूछ ले, मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल में कितना है? जीरो ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगर वाटर पोटेंशियल कम होता है तो उसको माइनस में शो करते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि जीरो मैक्सिमम वाटर पोटेंशियल है किसका है? आपका सैचुरेटेड सॉइल का। और फिर इससे कम आता है -1/3 बार, इसको बार में शो करते हैं, ठीक है। तो ये वाटर पोटेंशियल किसका है? ये है आपका फील्ड कैपेसिटी का, क्षेत्रीय क्षमता। फिर आता है -15 बार का, ये किसका है? ये है आपका PWP का, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट का। और फिर आता है -31 बार का, ये यहाँ पे आपका होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक, आर्द्रता ग्राही बोलते हैं शायद हिंदी में। और फिर आता है -60 बार वाला, ये किसके लिए होता है? आपका अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। तो ये आप छोटा सा जो एक स्केल है वाटर पोटेंशियल का, ये आप याद रखना, अंडरस्टैंडिंग रखना इसकी, इससे ही आपको पता लगेगा कि वाटर जो पोटेंशियल है, फिर आपको पता लगेगा ये जो टर्म्स हम जो पढ़ रहे हैं ये किस तरीके की। अब बात करते हैं फील्ड कैपेसिटी की, तो फील्ड कैपेसिटी का वाटर पोटेंशियल क्या होता है? -1/3 बार, आपसे पूछ सकते हैं ये, ठीक है। तो सोइल मॉइस्चर कांस्टेंट आफ्टर फ्री ड्रेनेज ऑफ ग्रेविटेशनल वाटर, मतलब इमीडिएटली आफ्टर इरिगेशन या इमीडिएटली आफ्टर रेनफॉल, रेनफॉल के बाद मृदा की जो हालत होगी 2-3 दिन बाद, ठीक है। इमीडिएटली आफ्टर होगी तो वो तो सैचुरेटेड सॉइल की होगी, और उसके 2-3 बाद जब ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा पानी नीचे चला जाएगा, उसके बाद हम बात करेंगे, तो वो होगी फील्ड कैपेसिटी। गुरुत्वीय जल निकलने के बाद बची हुई नमी फील्ड कैपेसिटी दिखाती है, जिसका पोटेंशियल होता है -1/3 बार। पौध वृद्धि के लिए सर्वोत्तम अवस्था है ये, बेस्ट मॉइस्चर कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या है? परमानेंट विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? मॉइस्चर लेवल जो होता है वो आपका -15 बार पे होता है। कितना होता है? -15 बार पे, ये लिखा हुआ है इधर, ठीक है। और लीव्स परमानेंटली विल्ट, मुरझान अवस्था आपको इसी में दिखाई देती है, वो सिंचाई के बाद ठीक नहीं होते, ऐसा नहीं है, ये थोड़ी लाइन गलत लिखी है। तो ऐसे कहते हैं कि मोटर, ऐसे कहते हैं कि प्लांट मरता नहीं है, ठीक है, प्लांट जो है वो मरता नहीं है, प्लांट डजंट डाई एट दिस वाटर स्टेज, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं। प्लांट मरता नहीं है, और पर उसको रिकवर किया जा सकता है, रिकवर तो किया जा सकता है, कि पानी दे दो वो रिकवरी उसकी हो जाएगी, ऐसे कह सकते हैं। मरता तो नहीं है, ये तो कंफर्म, ठीक है। मुरझान बिंदु आप कह सकते हैं, स्थायी मुरझान बिंदु, ओके। और इसका मैंने आपको बता दिया -15 बार में पाया जाता है। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर की बात करते हैं, इसमें अल्टीमेट विल्टिंग पॉइंट नहीं लिखा, हाइग्रोस्कोपिक वाटर कांस्टेंट की बात करते हैं। तो ये क्या होता है? कणों से चिपका जल, नॉट अवेलेबल टू प्लांट। अब अवेलेबिलिटी के आधार पे मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको ना, रुको, ये थोड़ा सा ना गड़बड़ी हुई है यहाँ पे पीपीटी में, मैं आपको बताता हूँ। हमने पढ़ा अभी सैचुरेटेड सॉइल के बारे में पढ़ा, ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉइल के बारे में पढ़ी लो आप, जिसके अंदर पोर्स खाली होंगे, ठीक है। अनसैचुरेटेड मतलब सिर्फ माइक्रो पोर भरे होंगे, ठीक है।
और इस तरीके से कह सकते हो संतृप्त नहीं है, पानी में से लबालब नहीं है, पानी से भरी हुई है। ये दो सॉइल के बारे में आपने पढ़ा। अब उसके बाद आपने इसके बारे में पढ़ा फील्ड कैपेसिटी के बारे में, फील्ड कैपेसिटी। फिर आपने पढ़ा पीडब्ल्यूपी के बारे में, परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट। आप बढ़ो अब अल्टीमेट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अल्टीमेट मेल्टिंग पॉइंट -60 बार पे वाटर की अवेलेबिलिटी शो करता है। ठीक है, ये पानी पौधों को अवेलेबल नहीं होता, पानी पौधों को अवेलेबल यहाँ पे नहीं होता, इस लेवल पे पौधों को पानी अवेलेबल नहीं होता और प्लांट क्या होते हैं, प्लांट मर जाते हैं। ठीक है, प्लांट डाई, प्लांट मर जाते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका अल्टीमेट मेल्टिंग पॉइंट। जबकि परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट पे प्लांट मरता नहीं, उसको रिकवर किया जा सकता है। ये हो गया। अब अवेलेबिलिटी के आधार पे हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। एक होता है अवेलेबल वाटर, ठीक है, और एक होता है सुपर फ्लो वाटर। थोड़ा सा ना अजीब लिखा हुआ था उसमें पीपीटी में, अवेलेबल वाटर और सुपर फ्लो वाटर। अवेलेबल वाटर वो होता है जिसकी आप कह सकते हो कि फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट तक रेंज होती है। जो पानी की फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट तक की जो रेंज होती है, वो पानी जो है पौधों को अवेलेबल होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अवेलेबल वाटर। सुपर फ्लो वाटर कह सकते हैं जिसकी रेंज जो है वो -1/3 बार से ज्यादा है। ये ऐसे कह सकते हैं, जीरो से -1/3 बार की रेंज। ठीक है, मतलब सैचुरेटेड की तरफ जा रहा है। ठीक है, ये सुपर फ्लो, क्योंकि ग्रेविटेशनल से क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ऊपर से गुजर जाएगा। सुपर फ्लो ये प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता, प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता, जबकि अवेलेबल वाटर प्लांट्स को अवेलेबल है, जो फील्ड कैपेसिटी से परमानेंट मेल्टिंग पॉइंट की रेंज के अंदर है। ठीक है, रेंज आपको पता है ना, -1/3 टू -15 बार, इस तरीके से। ओके, ये हो गया अवेलेबल वाटर इस तरीके से। और क्लासिफिकेशन एक छोटा सा और है, वो दिखा देता हूं आपको। हाँ, एक होता है ग्रेविटेशनल वाटर, एक होता है कैपिलरी वाटर, एक होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। ग्रेविटेशनल वाटर ग्रेविटी की वजह से नीचे चला जाता है, मूव कर जाता है बहुत जल्दी, तो ये भी प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता, लिक्विड फॉर्म में होता है, प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता है, ऐसे कह सकते हैं। कैपिलरी वाटर, इसकी जो रेंज होती है, इसकी रेंज होती है -1/3 बार टू -31 बार तक की। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स को किस तरह का वाटर अवेलेबल होता है, तो आपका आंसर होगा कैपिलरी वाटर। ठीक है, डबल स्टार मार्क करके याद रखना। हाइग्रोस्कोपिक वाटर ऐसे कह सकते हैं कि ये -130 बार पे अवेलेबल होता है, और ये किसको अवेलेबल होता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिज्म को, ऑर्गेनिजम्स को अवेलेबल होता है, सूक्ष्म जीवों को अवेलेबल होता है। प्लांट्स को तो ये भी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, और ये वेपर फॉर्म में पाया जाता है, वेपर फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है जी, ये बात है वाटर की। और चलो, ये बात मैंने आपको बता दी, अवेलेबल वाटर के बारे में बता दी, ये सारी बातें बता दी। वाटर का मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा कितना कैसे कैसे डिवाइडेड है। ओके, ये छोटी सी सारणी है, आप पढ़ लेना, आपको पता लग जाए कौन सा वाटर अवेलेबल है, प्लांट्स को कौन सा वाटर अवेलेबल नहीं है। थोड़ा बहुत आप बुक से पढ़ लेना, थोड़ा बहुत नोट से पढ़ लेना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, समझाने वाला काम मैंने कर दिया। थ्योरीज वाटर वाटर अवेलेबिलिटी की थ्योरीज, काफी थ्योरीज दी गई है, लेकिन एक थ्योरी है जिसको ज्यादा माना जाता है। ठीक है, टेंशन थ्योरी, एनर्जी थ्योरी। बाकी सब ऐसे है कि ठीक है, कुछ ना कुछ कमी है कि मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई एक थ्योरी से ही सारा पानी अवेलेबल हो जाएगा। आप अगर इसको और डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन अभी टाइम की कमी है आपके पास भी और मेरे पास भी। अगर कहीं क्वेश्चन आया तो मैं कोशिश करूंगा कि डिटेल में पढ़ाऊं, कहीं किसी वीडियो में उसका लिंक भी डाल दूंगा कमेंट्स में। अभी के लिए थोड़ा थोड़ा बस दो चार लाइनें पढ़ते चलते हैं और आगे मूव करते हैं। Concept of soil water availability. Not all soil water is available to plants. जैसे कि आपको बताया कि 0 से 60 -60 तक की रेंज है, 0 से
60 तक की रेंज है, ठीक है। और उसके अंदर जो प्लांट को वाटर अवेलेबल होता है वो है -130 बार टू, ऐसे कह सकते हैं कि 31 बार तक, ठीक है। ये कैपिलरी वाटर जो है ये प्लांट्स को अवेलेबल होता है, ठीक है। तो सारा का सारा जो मॉइस्चर है सॉइल वाटर है वो तो प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होता, ये बात तो कंफर्म। ओके, तो ये बात यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या आया, फोर्स होल्डिंग वाटर, जल को पकड़ने वाला बल, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कौन से होते हैं, एक होता है कोहेजन, एक होता है एडेजन, ठीक है, ससंजन और असंजन बल, ठीक है। रूट सक्शन, रूट द्वारा जल को जो सॉइल से सक्शन किया जाता है, खींचा जाता है, ठीक है। जड़ चुषण बल जो आप देखते हो वो काम करता है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। अब पहला कैपिलरी फोर्स वाटर की बात करते हैं, केशिय बल सिद्धांत इसी की। ये कह रहा है वाटर हेल्ड बाय कैपिलरी फोर्स, कैपिलरी फोर्स के द्वारा वाटर क्या होता है, चूषण किया जाता है, खींचा जाता है। कैपिलरी वाटर इज अवेलेबल टू प्लांट, क्योंकि प्लांट्स को कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल होता है। ग्रेविटेशन वाटर ड्रेन्स क्विकली, वो जल्दी जल्दी बह जाता है इसलिए वो अवेलेबल नहीं हो पाता। और हाइग्रोस्कोपिक वाटर अनअवेलेबल होता है, वेपर फॉर्म में होता है, और ये किसको अवेलेबल होता है, ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट को ये दोनों अवेलेबल नहीं होते। तो कैपिलरी वाटर ही अवेलेबल होता है, इसलिए कैपिलरी फोर्स थ्योरी नाम की एक कॉन्सेप्ट आपके सामने आया, ठीक है। अब करते हैं टेंशन थ्योरी। ये थ्योरी है जो सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, टेंशन थ्योरी। टेंशन थ्योरी कहता है वाटर अवेलेबल डिपेंड्स ऑन एनर्जी विद विच वाटर इज हेल्ड। अभी डिपेंड करता है कि जल जितनी मजबूती से बंधा होगा उतना कम उपलब्ध होगा। जैसे कोहेजन और एडेजन बल है। कोहेजन क्या है, जैसे दो पार्टिकल्स आपस में, सेम पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए हैं काफी ज्यादा फोर्स से, ठीक है। अगर ये टूटेंगे ही नहीं, ठीक है, तो ये आगे जाएगा नहीं। अगर ये दो पार्टिकल्स आपस में टूटेंगे नहीं, इतना फोर्स है इनके अंदर, इतना अट्रैक्शन है, ये टूटेगा नहीं तो पार्टिकल आगे जाएगा नहीं। तो वो बात कर रहा है कि जितनी मजबूती से बंधा होगा उतना कम अवेलेबल होगा, तो कम मजबूती से बंधा होगा तो जल्दी अवेलेबल होगा। अब जैसे रूट से लीफ तक, रूट से लीफ तक जाना है पानी को, तो यहाँ पे जितना ज्यादा उसमें कमी होगी टेंशन की, जितनी कमी होगी टेंशन की, तो वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये बात ही शो कर रहा है। लेस टेंशन मोर अवेलेबिलिटी, मोर टेंशन लेस अवेलेबिलिटी। एक्सप्लेन्स फीड कैपेसिटी एंड पावर वेटिंग पॉइंट कंसेप्ट क्लियरली। ये यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में बताया जाता है। मैं आपको यहाँ पे इतना बता नहीं सकता, वीडियो का टाइमिंग इतनी कम है और अभी आपके पास भी टाइम इतना कम है, तो बुक से थोड़ा बहुत पढ़ लेना, आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए बस थोड़ी सी एक क्विक रीडिंग लेके चलते हैं। रूट इंटरसेप्शन थ्योरी, जड़ संपर्क सिद्धांत। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद वाटर। मतलब आपको, आप देखो कि सोइल टू रूट ऐसे पानी सप्लाई होगा, फिर रूट टू स्टेम, और फिर स्टेम टू लीव्स, ऐसे, ठीक है। तो वाटर ऐसे ही प्रोसेस करके आगे पहुंचता है। तो रूट्स अब्जॉर्ब वाटर व्हेन दे कम इन कांटेक्ट, रूट तब पानी को ऑब्जर्व करती है जब वो पानी के कांटेक्ट में आती है, ठीक है। मोर रूट ग्रोथ मोर अवेलेबिलिटी वाटर, जितना उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जितनी रूट की डेप्थ ज्यादा होगी, उतना ही क्या होगा, वाटर की अवेलेबिलिटी और अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा प्लांट को। एक इस तरीके की थ्योरी भी आई। डिफ्यूजन थ्योरी कहती है कि वाटर मूव्स फ्रॉम हाई मॉइस्चर एरिया टू लो मॉइस्चर एरिया, मतलब वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ गति करता है, वो वाली थ्योरी है डिफ्यूजन थ्योरी। हेल्प्स इन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर टू रूट्स, ये मदद करता है। ऐसे समझो कि कोई एक काम नहीं कर रहा, कोई एक थ्योरी काम नहीं कर रही है, सारी थ्योरी मिलके ही आपके प्लांट को पानी अवेलेबल कराती है, ठीक है। एक आधी थ्योरी अभी इसमें मिसिंग है, मेरे को पता है, लेकिन फिर कभी किसी क्लास में वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे अगली क्लास में और पढ़ेंगे अगले टॉपिक को। उसके लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, हम लोग क्वालिटी बिलीव रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।